Welcome to my YouTube channel Sampok Story. Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel Sampok Story for more episodes like this. Just 71, मैं तुम्हें पाकर रहूंगा वी। उद्धरण चिन्ह। सभी अक्र और वी को ढूंढ रहे थे, लेकिन सभी को एक राहत थी कि वी जिंदा थी और विश ही वी थी। मिस्टर राणा, मिस्टर ओबरॉय और मिस्टर महेश्वरी के सभी गार्ड्स अक्र और वी को ढूंढ रहे थे, और साथ ही साथ कुछ गार्ड्स उस मास्टरमाइंड को भी ढूंढ रहे थे जिसने वी को मारने की कोशिश की थी। बीते 6 महीने में जब वी गायब थी तो अक्र ने वी के सभी दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया था, जो भी उसे मारना चाहते थे, जैसे हॉस्पिटल में वह बुरी औरत, सुरेश और बाकी सबको भी। लेकिन एक अभी भी जिंदा था, जिसने नाज को मोहरा बनाकर वी को जान से मरवाया था। उसकी तलाश अभी भी जारी थी। ऐसे ही पूरा एक दिन निकल जाता है। वहीं न्यूयॉर्क में वहां अलग ही माहौल बना हुआ था। न्यूयॉर्क के सबसे बड़े होटल के बीच के फ्लो के स्वीट के अंदर रूम के अंदर 2 लोग मौजूद थे। एक लड़का था और एक लड़की। लड़की के हाथ पैर बेड पर बांधे गए थे। वो इस वक्त गुस्से में लग रही थी। वह छटपटा रही थी, मगर कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उसे मजबूती से बांधा गया था। उसने इस वक्त वाइट कलर की शर्ट और वाइट कलर के शॉर्ट पैंट पहनी हुई थी, जिसमें वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके ही सामने एक लड़का खड़ा था, जिसने सिर्फ ब्लैक कलर की पैंट पहनी थी और शर्टलेस था, मगर उसकी आंखों में चालाकी नजर आ रही थी। उस लड़के ने टेबल पर रखी वाइन के ग्लास को उठाया और धीरे धीरे बेड के करीब जाकर खड़ा हो गया। फिर उस लड़की के गोरे और सॉफ्ट से पैर पर थोड़ा सा वाइन गिरा देता है और उस जगह पर अपने ठंडे होठों को उस पर रख देता है। वो लड़की एकदम से सिहर जाती है। वो फिर गुस्से में बोली, छोड़ो एम्फो मुझे, मैं तुम्हें जेफ जान से मार दूंगी। केफ क्या कर रहे हो तुम? आह, वी चिल्ला रही थी। उसके पैरों पर किस कर रहे लड़के के होंठ हल्के से मुड़े थे। वह मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखें धीरे धीरे गहरी होती चली गई। फिर वह वी के अंगूठे को बाइट करते हुए सिडेक्टिव आवाज में बोला, 11 वोल्कानो बेबी, हमारे बीच ये सब तो होना ही है, तो अभी क्यों नहीं? मैं अब और इंतजार नहीं करूंगा, क्योंकि अब तक तो तुम्हारे प्यार डी फॉर डैडी, सेकंड डैडी और थर्ड डैडी सब मुझे ऐसे ढूंढ रहे होंगे जैसे रॉ एजेंट आतंकवादियों को ढूंढते हैं। उनसे बचने के लिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा ना। हम दोनों एक हो जाए, इससे अच्छा और कोई रास्ता नहीं हो सकता। और वैसे भी आई एम योर हस्बैंड। अपनी बात खत्म करते ही अक्रवी के पैर को अपने सीने पर रख देता है। फिर धीरे धीरे अपने हाथ को उसके अंगूठे से रगड़ते हुए ऊपर की तरफ लेकर जाने लगा। वी को अपने पैरों में गुदगुदी सी महसूस हो रही थी। उसके अंदर एक अजीब से हलचल हो रही थी। उसका दिल बार बार धड़कने पर मजबूर हो रहा था। उसकी पकड़ बेडशीट पर कस रही थी। अक्र ने सिर्फ उसके एक पैर को खोला था। अभी वी का एक पैर और उसके दोनों हाथ बंधे हुए थे। वी ठंडी सांस छोड़ते हुए अक्र को जानलेवा नजरों से देखकर बोली, बस एक बार मेरे हाथ को केफो खोल दो, फिर तुम्हें अच्छे से डीफा देख लूंगी। अक्र डेविल स्माइल करके बोला, मुझे देखने के लिए तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, और ना इतना चिल्लाने की जरूरत है। बस एक बार बोल दो बेबी, उतना ही काफी है। मैं तुम्हारी बात आराम से मान जाऊंगा। और फिर खुद को उसने इतना कहा ही था कि वी उसे अपने पैरों से मारने की कोशिश करती है, मगर अक्र ने उसे अच्छे से पकड़ा था। अक्र को वी का गुस्से वाला चेहरा देखकर बहुत मजा आ रहा था। फिर वह एकदम से वी को छोड़ देता है, तो वी एक राहत की सांस लेती है, मगर अगले ही पल अक्र सीधे उसके ऊपर आ गया। अब तो वी की सांस अटक गई थी। उसके धड़कने जो नॉर्मल हो गई थी, वह फिर से बेकाबू हो गई। उसका चेहरा भी धीरे धीरे लाल होने लगा था। अक्र धीरे धीरे उसके गालों को सहलाता है। उसके टच में जैसे कोई जादू था, जिस कारण वी शांत हो गई। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। अक्र नाराज था। वह अपनी नाराजगी भरी आवाज में वी के कानों को सहलाते हुए पूछता है, एक एक करके मैं तुम्हें सजा दूंगा।
पर उससे पहले मुझे ये बताओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इतना तड़पाने की? तुम्हारे लिए मैंने खुद को बदला, तुम्हारे लिए मैंने अपने ईगो को साइड कर दिया, मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए आंसू बहाया, वरना आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो मेरे आंसू का कारण बन सके। बताओ मुझे, कहते हुए वो उसके गालों पर अपनी पकड़ कस देता है। वी एकटक अक्र को देख रही थी, जो एक छोटे बच्चों की तरह उससे शिकायत कर रहा था, मगर फिर वी उससे नज़र से फेर लेती है। ये देखकर अक्र को बहुत गुस्सा आया। वह दोबारा उसके चेहरे को अपनी तरफ करके इस बार गुस्से में बोला, मुझे इग्नोर मत करो वोल्कानो बेबी। मुझे साफ साफ जवाब चाहिए। तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम भी हो? तुम विश होने का नाटक क्यों कर रही थी? बताओ मुझे। कहते हुए वह धीरे धीरे अपने दूसरे हाथ से वी की बॉडी को टच करने लगता है। उसके इस तरह टच करने से वी को गुस्सा आ रहा था। इस बार वह अपने गुस्से को ना छिपाते हुए अक्र से बोली, मैंने कहा मुझसे दूर हो जाओ। नहीं हूँ मैं कोई वी, मैं विश हूँ। अक्र कोल्ड आवाज में सवाल करता है, हिम्मत है तो फिर से बोलो एक बार। वी उसे सख्त नजरों से देखते हुए बोली, मैं विश हूँ, मैं विश हूँ, मैं विश हूँ। जितनी बार तुम ये सवाल करोगे उतनी बार मैं जवाब दूंगी कि मैं विश हूँ। अक्र चिढ़ते हुए बोला, तो फिर मेरी वी की तरह क्यों बोल रही थी? विश मुंह बनाकर जवाब देती है, मेरी मर्जी, मेरा मुंह, मैं जैसे बोलूं। और अब दोबारा मुझे वोल्कानो बेबी मत कहना। चिढ़ होती है मुझे इस नाम से। ये सब उसने बोल तो दिया था, मगर उसके दिल में इस वक्त बेहद दर्द हो रहा था, क्योंकि वी ने अपना असली चेहरा खाया था। इस वक्त जो चेहरा उसके पास था वह उसका अपना नहीं बल्कि किसी और का था। भले ही शरीर उसका था, आत्मा उसकी थी, मगर पहचान तो किसी और की थी ना। यही सब वी को अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। हालांकि वह एक सख्त लड़की थी, मगर अपनी पहचान को अगर किसी और की जिंदगी जीना कोई आसान बात नहीं होती है। वी ने इसके लिए बहुत हिम्मत जुटाई थी। वी ज्यादा देर तक अक्र की आंखों में नहीं देख पाई। वह नजरें फेर लेती है, पर अचानक ही वह डेविल स्माइल करके बोली, अब क्या तुम मेरे ऊपर से हट सकते हो? और तुम कितने ज्यादा दोगले इंसान हो। एक तरफ तुम कहते हो कि तुम वी को पाना चाहते हो, और दूसरी तरफ तुम मेरे साथ ऐसी हरकत करते हो, मुझे किस करते हो और यहाँ वहाँ टच करते हो। तुम्हारा करैक्टर कितना ज्यादा गिरा हुआ है। क्या तुम ऐसे ही लड़कियां बदलने में माहिर हो? अक्रांत ओबरॉय, तुम्हें तो प्लेबॉय होना चाहिए था। अक्र गुस्से से उसकी कमर पर अपनी पकड़ कस देता है, फिर उसके गालों को दबाते हुए ठंडे स्वर में बोला, शट अप। अगर एक बार और अपनी इस जुबान से उल्टी सीधी बातें बोली ना, तो बोलने लायक नहीं छोड़ूंगा। और यह बात साबित हो चुकी है कि तुम वी हो, इसलिए ड्रामा करना बंद कर दो। आखिर क्या कारण है जो तुम मुझे अपना सच नहीं बता पा रही हो? उसके बार बार एक ही चीज बोलने से अब वी काफी ज्यादा इरिटेट हो गई थी। इस बार वो खुद को संभाल नहीं पाए और गुस्से में चिल्लाई, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा तुम रहना किसके साथ चाहते हो। तुम्हें वी चाहिए, तुम्हें विश भी चाहिए, लेकिन वी अब कभी वापस नहीं आ सकती, क्योंकि वह मर चुकी है। तुम्हें सिर्फ वी चाहिए और मैं विश हूँ। हम दोनों में बहुत अंतर है। तो अब तुम बताओ तुम्हें कौन चाहिए? तुम्हें वी और विश में किसी एक को चुनना है। तुम विश को पाकर वी की उम्मीद नहीं कर सकते और तुम्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि वी मर चुकी है। अक्र एग्रेसिव होकर बोला, नहीं, तुम ही हो वी, और आज मुझे तुम चाहिए। तुम बस मुझे चोट पहुंचाने के लिए ये सब कह रही हो, पर मुझे तुम्हारी बातों से आज कोई फर्क नहीं पड़ता, और मैं यहाँ बात करने के लिए बिल्कुल नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पर तुम्हें हनीमून पर लेकर आया हूँ, सो मुझे मेरा हनीमून एंजॉय करने दो और दिमाग मत खराब करो। वी हैरान थी कि अक्र उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं था, तो अक्र उसे इग्नोर करता है और एकदम से उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। वी की आंखें चौड़ी हो जाती है। वह छटपटाने लगी, पर कोई फायदा नहीं था। अक्र अपना पूरा भर उसके ऊपर डाल देता है और उसे एग्रेसिव होकर किस करने लगता है।
उसकी किस में इस वक्त सिर्फ गुस्सा झलक रहा था, जो वी को चोट पहुंचा रहा था। उसके इरादे आज वी को अपना बनाना था, ताकि वह फ्यूचर में उसे छोड़कर ना जाए। वही वी अभी भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर अक्र किसे अपना बनाना चाहता है, वी को या विश को। इसलिए वह अक्र को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, जो कि अक्र को चोट पहुंचा रहा था। धीरे धीरे रूम का माहौल गर्म होता जा रहा था। रूम में लाइट नहीं जल रही थी, सिर्फ मोमबत्तियां जल रही थी। उन मोमबत्तियां से हल्का हल्का धुआं भी निकल रहा था, जो कि रूम में एक अजीब सी महक पैदा कर रही थी। वह महक जैसे जैसे वी के आसपास घूम रही थी, वी बहक रही थी। उसके हार्मोन्स उसके कंट्रोल से बाहर जाने लगते हैं। ऐसा लग रहा था इस महक में एक नशा सा हो, जो वी के ऊपर होने लगा था। कंटिन्यू। अब विश को वी ही कहेंगे। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल सैमपॉक स्टोरी। लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल सैमपॉक स्टोरी फॉर मोर एपिसोड्स लाइक दिस। 72 आक्रांत का इजहार। वी अपनी आंखें बंद करके लेटी हुई थी। उसकी पकड़ बेडशीट पर काफी ज्यादा टाइट थी। अक्र उसके ऊपर था और एक उसके खूबसूरत से चेहरे को देख रहा था। ऐसा लग रहा था वह आज किसी भी कीमत पर वी को नहीं छोड़ने वाला था। उसने वी के माथे पर किस किया और उसके गालों को सहलाते हुए प्यार से कहा, मैं जानता हूँ तुम्हें लग रहा होगा कि मैं सिर्फ तुम्हारी शक्ल को पसंद करता हूँ, पर ऐसा नहीं है। ये सुनते ही वी अपनी आंखें खोलकर उसकी आंखों की गहराइयों में देखती है, जैसे जानने की कोशिश कर रही हो आखिर अक्र कहना क्या चाहता है। अक्र हल्की मुस्कुराहट लिए वी की उंगलियों में अपनी उंगली को फंसा लेता है। फिर उसकी एक उंगली को किस करते हुए गहरी आवाज में बोला, तुम्हें पता है जिस रात तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, उस रात मैंने तुम्हें बुलाया था। वी सोचते हुए याद करने लगी कि वह अक्र के बुलाने पर ही जा रही थी। तभी ब्रिज के पास नाज ने उसे मारने की कोशिश की थी। ये याद आते ही वह एक ठंडी सांस छोड़ते हुए अपना सर हाँ में हिला देती है। तो अक्र आगे कहता है, उस रात मैंने बहुत तैयारी की थी। मैंने आज तक कभी भी किसी को अपनी जिंदगी में अहमियत नहीं दी और ना ही किसी को भी अपनी जिंदगी में जगह दी। पर धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि तुम वह पहली इंसान हो जिसकी तरफ न सिर्फ मैं अट्रैक्ट हुआ हूँ, बल्कि तुम मेरी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा भी बन चुकी हो, जिसके बिना मैं शायद रहने के बारे में सोच भी नहीं सकता। पहले मुझे लगा था तुम सिर्फ मेरी पसंद हो, पर जब तुम्हारी मौत की खबर मैंने सुनी थी, उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि यह अट्रैक्शन से कहीं ज्यादा है। ये बोलते हुए उसकी आंखें और भी ज्यादा गहरी होती जा रही थी। उसकी पकड़ भी वी पर और भी ज्यादा कस रही थी। वी उसकी बातों को बहुत ही गौर से सुन रही थी और महसूस कर रही थी, पर उसने अक्र को बीच में नहीं रोका, क्योंकि आज वह उसकी सारी बातें सुनना चाहती थी। अक्र उसे चुप देखकर आगे बोला, मैं हमेशा से खुद को एक परफेक्ट इंसान समझता था, जिसे सब कुछ आता है, पर असल में मैं तुम्हें लेकर क्या महसूस करता हूँ, यह मैं तुम्हें कभी शब्दों में नहीं बता सकता, क्योंकि यह मुझे नहीं आता। तुम बस इतना समझ लो कि मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा चेहरा बदल गया है या नहीं, बस इस बात से फर्क पड़ता है कि यह तुम हो। इस बार अक्र ने अपनी बात पूरी फीलिंग के साथ खत्म की थी। वी के दिल ने उसकी बात सुनकर धीरे धीरे रिएक्ट करना शुरू किया, लेकिन वी के मन में भी कई सवाल थे और शिकायत भी। वह अक्र को खुद से दूर करके नाराजगी से बोली, अगर ऐसी बात है तो तुम उस लड़की से ऐसे शादी क्यों कर रहे थे? तुम कितना ज्यादा कैफ और खुश लग रहे थे, कितना बेताब थे उससे ऐसे शादी करने के लिए, जबकि सभी लोग तुमको मना कर रहे थे, फिर भी तुम उससे ऐसे शादी करने के लिए मरे जा रहे थे। ऐसा लग रहा था वह तुम्हारा पिछले जन्म का प्यार हो। उसके चेहरे पर जलन नजर आ रही थी, जिसे देखकर अक्र हंसने लगा और दूसरी तरफ लेट गया। इस बार वी उसके ऊपर आ गई। वो उसे वार्निंग देते हुए बोली, अब मुझ पर हंस क्यों रहे हो? अक्र अपनी हंसी को कंट्रोल करके जवाब देता है, अपना चेहरा देखो जलन से लाल हो गया है।
और तुमसे किसने कह दिया कि मैं शादी करने के लिए बेताब था? वी मुंह बनाकर जवाब देती है, वह तुम्हारे सिफत चेहरे से ही पता चल रहा था। और तुमने मुझे कई बार किस किया, उसका क्या? अक्र उसकी कमर में हाथ डालकर उसे खुद से चिपकाते हुए अपनी नाक को उसकी नाक से लड़ाकर जवाब देता है, अच्छा तो अगर मैं शादी ना करता तो तुम मुंबई कैसे आती बताओ? और मैंने तुम्हें किस किया, क्योंकि यह मेरा हक है जिसे तुम भी नहीं छीन सकती। क्या अब भी कोई शिकायत है या मैं आगे कंटिन्यू करूं? कहते ही उसकी आंखों में अजीब सी चमक दिखने लगी। वी उसके इरादों को भांपते हुए उठकर बैठ गई और एक तकिया उठाकर अक्र के मुंह पर मारते हुए बोली, खबरदार अगर एम्फो मेरे पास आए तो। अक्र को अब चिढ़ हो रही थी। वो उठकर बैठते हुए अपने बालों को सही करके गुस्से में बोला, अब क्या दिक्कत है? एक तो तुम्हारे कारण 2 के बजाय अब मुझे 3 महापुरुषों से लड़ना पड़ रहा है, वह भी सिर्फ तुम्हारे करीब जाने के लिए। मिस्टर राणा और मेरे डैड क्या कम थे जो अब मिस्टर माहेश्वरी भी आ गए। वी उसके गोद में बैठ गई और उसे घूरते लगी। अक्र उसकी कमर में हाथ डालते हुए एक्सप्रेशनलेस भाव से बोला, ऐसे मत घूरो, सच कह रहा हूँ। अगर अब तक हम न्यूयॉर्क में ना होते तो तीनों महापुरुष मिलकर अब तक हमारा डाइवोर्स करा चुके होते। अब तो मैं तभी इंडिया वापस जाऊंगा जब हम 2 से 3 होंगे। वी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूरती है तो अक्र मासूम बनकर बोला, अंडरस्को बेबी, मुझे डैडी बनना है और ये तभी होगा जब हम कुछ करेंगे। इतना कहते हुए वह वी पर अपनी पकड़ कस देता है। वी तो बच्चे का नाम सुनकर ही अपना मुंह खोले उसे देख रही थी। वह अक्र से ऐसे दूर हुई जैसे अक्र कोई डायनासोर हो। वी बैग से नीचे उतर जाती है और वही फ्रूट बास्केट में लगे चाकू को निकालकर उसे दिखाते हुए आंखें छोटी करके बोली, अगर मेरे पास आए तो डीफा देख लेना। मैं अभी सिर्फ छोटी हूँ और तुम मुझे पीफा प्रेग्नेंट करना चाहते हो। गंदे कहीं के। अक्र सीना चौड़ा करके बोला, हाँ मैं भी तो छोटा हूँ। आई एम ओनली 21 ईयर ओल्ड। पर मुझे चाहिए। तुम ही सोचो, हम दोनों छोटे, हमारा बेबी छोटा, हमारी फैमिली कितनी ज्यादा अच्छी लगेगी, है ना? इतना कहकर वह वी की तरफ लपका, मगर वी जल्दी से उसे चकमा देते हुए वॉशरूम के अंदर भाग गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। अक्र जब तक वॉशरूम के बाहर पहुंचा, वी दरवाजा बंद कर चुकी थी। ये देखकर वह नाराजगी से बोला, तुम ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ। वी एटीट्यूड से जवाब देती है, मैं केफ कुछ भी कर सकती हूँ। अब मैं बाहर बिल्कुल भी नहीं आऊंगी। अक्र हाथ बांधते हुए बोला, और मैं यहीं बैठकर तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं भी देखूं कब तक तुम बाहर नहीं आती। आज तो मैं सब कुछ करके ही रहूंगा। वी उसकी बात सुनकर अपना हाथ सिर पर मारती है और खुद से बोली, ये तो पीफा पागल हो गया है। पीफा पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि यह ईफा अक्रांत ओबरॉय नहीं, कोई और है। पर चाहे जो हो जाए, मैं भी बीफा बाहर नहीं जाऊंगी। इतना कहते ही वो वहीं पर बैठ जाती है। दोनों में से कोई भी अपनी जिद छोड़ने को तैयार नहीं था। अक्र वी को पाना चाहता था और वी वॉशरूम का दरवाजा बंद करके अंदर बैठी थी। वह बाहर निकलने को तैयार नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में मिस्टर राणा इस वक्त किचन के दरवाजे पर खड़े थे। मिसेज राणा दूध गर्म कर रही थी। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। जैसे ही दूध गर्म हुआ, वो उसे ढककर किचन से बाहर निकलने लगी। तभी उनकी नज़र मिस्टर राणा पर पड़ी, तो वह उन्हें इग्नोर करते हुए जाने लगी। मिसेज राणा जैसे ही मिस्टर राणा के बगल से गुजरी, मिस्टर राणा ने एकदम से उनकी कलाई को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया, जिस कारण मिसेज राणा का सिर उनके सीने से टकरा गया। मिसेज राणा गुस्से में उन्हें देखने लगी, तो मिस्टर राणा अपने सर को उनके कंधे पर रखते हुए आराम से बोले, नाराज हो क्या? मिसेज राणा उन्हें खुद से दूर करके दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ बोली, मैं कौन होती हूँ नाराज होने वाली? और वैसे भी मैं तुम्हारी जिंदगी में क्या मायने रखती हूँ? 6 महीने हो गए अंकित, पर तुम ना मुझे ढंग से बात करते हो और ना मेरी तरफ देखते हो। ऐसा लगता है
जैसे मैं तुम्हारी कोई बहुत बड़ी दुश्मन हूँ। इसलिए अब मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, कहकर वो गुस्से में जाने लगती है। मिस्टर राणा दोबारा उनके हाथ को पकड़ लेते हैं। फिर मिसेज राणा के सामने जाकर घुटनों के बल बैठ जाते हैं और अपने कान पर हाथ रखते हुए छोटे बच्चों की तरह बोले, पिया मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें इग्नोर किया। उस वक्त सिर्फ मैंने ही नहीं, तुमने भी हमारी बेटी खोया था। पर मैं अपने गम में इतना डूब गया कि मैंने सबको इग्नोर कर दिया। मिसेज राणा की आंखों में आंसू आ गए थे। वो अपने आंसू पोंछते हुए बोली, तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते मुझे कितना बुरा लग रहा था, मुझे कितना ज्यादा हर्ट हुआ है। मैं इस घर में थी तो, पर मुझसे बात करने के लिए यहाँ पर कोई नहीं था। तुमने तो अभी को भी इग्नोर किया है, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। इतना कहते ही वह भागते हुए अपने रूम में चली गई। मिस्टर राणा ठंडी सांस छोड़ते हुए उनकी तरफ देखते हैं, फिर निराश होकर बोले, गलती मेरी है तो इसे सुधारना भी मुझे है। कहते ही वो अपनी आंखें बंद करके वहीं पर बैठ जाते हैं और सोचता लगते हैं कि कैसे मिसेज राणा को मनाए। अचानक ही मिस्टर राणा की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। वो खड़े हुए और अपनी आस्तीन को मोड़ते हुए किचन के अंदर चले गए। कुछ देर तक वो किचन के अंदर रहे। उन्होंने पता नहीं कौन सी डिश बनाई थी जो दिखने में थोड़ी अजीब थी, पर फिर उनके होठों पर डेविल स्माइल आ गई। इस वक्त किचन के अंदर कार्तिक आता है। वह थोड़ा डरा हुआ था। मिस्टर राणा उसे देखकर कोल्ड वॉइस में बोले, क्या मैंने जो मंगाया था वह मिला? कार्तिक डरते हुए एक छोटी सी शीशी उन्हें देते हुए बोला, सर आप ये सही नहीं कर रहे हैं, मैडम बहुत गुस्सा करेगी। मिस्टर राणा उसकी बात को इग्नोर कर देते हैं और उस शीशी का लिक्विड अपने बनाए खाने में डालते हुए डेविल स्माइल करके बोले, मुझे जो चाहिए वह मैं पाकर रहता हूँ, फिर मुझे कोई भी हद क्यों न पार करनी पड़े। अपनी बात खत्म करते ही मिस्टर राणा उस प्लेट को लेकर कार्तिक को घूर कर बोले, अपना मुंह बंद रखना, खबरदार अगर किसी को कुछ पता चला तो। मिस्टर राणा वहां से चले गए, पर कार्तिक घबराया हुआ था। वहीं दूसरी तरफ वी अभी भी वॉशरूम में बैठी थी। वही अक्र पूरे रूम में कहीं भी नहीं था। कुछ देर बाद वी को जब एहसास होता है कि शायद अक्र यहाँ नहीं है, तो वह खड़ी हो जाती है और धीरे से दरवाजा खोलकर बाहर जाकर देखती हैं, तो वहां किसी को न पाकर उसने कंफ्यूज होकर कहा, ये कहाँ पर चला गया? वी धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ती है। अचानक ही उसे अपने पैरों के नीचे कुछ महसूस हुआ, तो एकदम से अपना सर झुकाकर नीचे देखती है तो चौंक जाती है। उसके पैरों के पास गुलाब के पंखुड़ियां पड़ी हुई थी जो एक दिशा दिखा रही थी। वी क्यूरोस होकर धीरे धीरे उस दिशा में जाने लगी जहां जहां गुलाब के पंखुड़ियां पड़ी हुई थी। 1 मिनट बाद वो बालकनी के पास खड़ी थी। अचानक ही वी को कुछ ब्लास्ट होने की आवाज सुनाई दी, तो वो एकदम से चौंक गई। कंटिन्यू, मिस्टेक मैं बाद में चेंज करूंगी। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल सैमपॉक स्टोरी। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल सैमपॉक स्टोरी फॉर मोर एपिसोड्स लाइक दिस। Welcome to my YouTube channel Sampok Story. Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel Sampok Story for more episodes like this. Chess 73, I need your love. V ने जो ब्लास्ट होने की आवाज सुनी थी वो तीरंदाजी की थी। V ने सिर उठाकर आसमान में देखा तो नजासा बहुत खूबसूरत था। V की आंखों में एक चमक थी। तभी उसे एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। V जैसे ही पलटने वाली थी, अचानक 2 सख्त हाथों ने उसके कमर को कसकर पकड़ लिया। इस स्पर्श से वी की आंखें बंद हो गई। अक्र उसके गर्दन पर अपने गर्म सांसों को छोड़ता है, फिर उसके कान में धीरे से बोला, आज कैसे बचोगी वॉल्केनो वाइफी? वी नर्वस थी, पर चाहती तो वो भी थी अक्र को, पर झिझक रही थी। अक्र उसकी झिझक को समझते हुए उसके कान में धीरे से बोला, अंडरस्को वाइफी, क्या मेरी करीबी तुम्हें पसंद नहीं? 6 महीने तुम्हारे बिना तड़पा हूँ, अब और नहीं, आज रात मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। 2 बार हम शादी कर चुके हैं, बट मुझे एक बार भी फर्स्ट नाइट नहीं मिली।
ये तो नाइंसाफी है। वी उसकी शिकायत सुनकर मुंह बना देती है। लेकिन वो भी अक्र को पाना चाहती थी, क्योंकि 6 महीने में उसे भी समझ आ गया था कि वो अक्र को पसंद नहीं करती थी, बल्कि प्यार करती थी। वी अपनी आंखें बंद करती है। अचानक नाज का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया, जो अक्र को पाना चाहती थी। वी जल्दी से अपनी आंखें खोल देती है। उसकी आंखों में जलन थी। वो अक्र को दोबारा नहीं खो सकती थी। अक्र उसके दिल की गहराइयों में बस चुका था। वी अपनी मुट्ठी कसते हुए मुड़ी और अक्र के होठों पर किस करके एक्सप्रेशन लेस भाव से धमकी देते हुए बोली, आई नीड योर लव। अक्र चौंकते हुए बोला, क्या तुम धमकी दे रही हो? वी कोल्ड वॉइस में बोली, तुम्हें जो समझ आए, बट आज तुम मुझे चाहिए ताकि आगे कोई नाज न आ सके। और याद रहे, आज के बाद तुम्हारी नजरें सिर्फ मुझ पर होंगी। तुम मुझ पर बिल्कुल ऑर्डर नहीं चलाओगे। मेरी सारी बात मानोगे और बेबी को तुम संभालोगे। अगर वो रात को रोया तो तुम शांत कराओगे, पर मेरी नींद खराब नहीं होनी चाहिए। और कल ही अपनी कंपनी से फीमेल एम्प्लॉय को निकाल दोगे और तुम्हें अनाउंस करना होगा कि तुम शादीशुदा हो। और उसकी लिस्ट सुनकर आक्र मुंह बनाकर बोला, बस करो, तुम्हारी लिस्ट तो खत्म ही नहीं हो रही। बेबी प्लीज, मैं किसी को नहीं देखूंगा तुम्हारे अलावा। तुम्हारी सारी बातें मानूंगा पक्का, पर मुझे वो दो ना। अक्र ने फर्स्ट नाइट के लिए सारा एटीट्यूड साइड में रख दिया था। वो वी को कन्वेंस कर रहा था। एक दूसरे के चक्कर में दोनों भूल गए कि बालकनी काफी रोमांटिक वे में सजा हुआ था। वी उसकी गहरी आंखों को देख रही थी। उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था, मगर अक्र की ऐसी बातें सुनकर उसके गाल हल्के शर्म से गुलाबी हो गए। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। अक्र धीरे धीरे वी के कमर में हाथ डालकर अपनी पकड़ उस पर कसने लगा। वो अपने होठों को अपने दांतों के नीचे दबाता है, फिर वी के गर्दन पर धीरे धीरे किस करता है। वी अक्र के सिडेक्टिव किस से पिघल रही थी। वो अपनी पकड़ उस पर कस देती है। उसे शर्म भी आ रही थी, क्योंकि उसे पता था आज अक्र किसी भी कीमत पर उसे नहीं छोड़ने वाला था। ऊपर से उसने ही परमिशन दी थी। अक्र वी के होठों पर अपने होठों को रख पैशनेट किस करने लगा। उसके हाथ सिडेक्टिव वे में वी के ड्रेस के अंदर जा रहे थे। अक्र वी के होठों को ऐसे किस कर रहा था जैसे खा जाएगा। उसकी किस से वी का दम घुटने लगा। वी को सांस लेने में दिक्कत होने लगी, क्योंकि अक्र ज्यादा ही फोर्स लगा रहा था किस में। वी को लगा वो मर जाएगी। तब उसने अक्र के होठों से खुद के होठों को आजाद करवाते हुए कहने की कोशिश की, अक्र, मैं मर जाऊंगी। हम उसने बहुत मुश्किल से कहा, तो अक्र उसे छोड़कर उसे इंटेंस नजरों से देखने लगा। वी बहुत जल्दी जल्दी सांस ले रही थी। उसे लगा कि अब उसकी जान में जान आई है। सांस लेने के कारण उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था, जिसे देखकर अक्र कस के अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है। अक्र अब नहीं रुका, क्योंकि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। और करे भी कैसे, वो कब से वी को अपना बनाना चाहता था, और आज वो रात आ गई थी। वो एकदम से वी को किस करते हुए उसे गोद में उठा लेता है। उसने वी को वहीं बने एक गद्दे पर लिटा दिया और खुद उसके ऊपर आके उसे किस करने लगा। अक्र वी के कपड़ों को इम्पेशेंट होकर उतारने लगा, तो वी हैरानी से बोली, अंडस्को, ये क्या कर रहे हो? हम खुले आसमान के नीचे हैं। अक्र अपनी गहरी आंखों से उसे देखते हुए उसके होठों को चूमकर शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोला, इस कोल्ड मौसम में कुछ हॉट हॉट करने में मजा ज्यादा आएगा, न कि रूम में। और देखो ये बालकनी कितनी रोमांटिक लग रही है। वी घबराते हुए आसपास देख बोली, पागल हो गए हो? किसी ने देख लिया तो? अक्र उसके पिंक लिप्स को बाइट करके मधोशी भरी आवाज में बोला, अंडस्को, हमारे रूम की बालकनी में कौन आएगा हमें देखने? अब अपना सारा फोकस सिर्फ मुझ पर करो, ताकि इस क्रेजी नाइट से हम 4 से 5 बच्चे पैदा कर सकें। कहकर वो आंख मार देता है। वी शर्मा जाती है। वी को ध्यान ही नहीं रहा कि उसे बातों में उलझाकर अक्र ने कब का
उसके कपड़ों को उससे आज़ाद कर दिया था और अब वो उसके ऊपर से उठकर अपने कपड़ों को रिमूव कर रहा था। जब एक ठंडी हवा ने वी को छुआ तब वी को होश आया। उसने देखा अक्र उसके ऊपर आ चुका था। अक्र अपने होठों को उसके गले पर एक बार फिर से घुमाने लगता है। इस बार ये सिसकी किसी बाइट या दूसरे किसी वजह से नहीं थी, बल्कि ये उसके ठंडे रूह को मिलती सुकून की वजह से थी। अक्र वी में खोता जा रहा था। वो वी के लिए ऑब्सेशन था। वो आज वी के करीब आकर पहली बार सब कुछ भूल उसमें डूबना चाहता था। वी अक्र के सिडेक्टिव टच से मेल्ट हो रही थी। अक्र उसके होठों को किस करने के बाद गर्दन और फिर नीचे की तरफ बढ़ने लगा। अक्र जरूरत से ज्यादा वाइल्ड हो रहा था। उसकी वाइल्डनेस अब वी को दर्द दे रही थी, जिसे सहने के लिए वी अपने होठों को आपस में दबा लेती है। दोनों ही आज पहली बार ये सब एक्सपीरियंस कर रहे थे। वी अपनी आंखें बंद कर लेती है। वो इस करीब को महसूस करने लगी। वी अपने होश खोने लगी। अक्र वी के गले और गर्दन पर काफी सॉफ्टली किस कर रहा था, जिससे वी का शरीर रिएक्ट करने लगता है कि वो कसकर वही बिछे गद्दे को अपनी मुट्ठियों में कस लेती है। उसकी सांसें बेकाबू सी काफी तेज थीं। अक्र वी को किस करते हुए अपने और उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल अच्छे से कवर करता है। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। सिर्फ ऊपर से आती मूनलाइट उस पूरी जगह पर एक पीसफुल शाइन फैलाए हुए थी। अक्र के शरीर पर पसीना किसी बारिश की बूंदों की तरह चमक रहा था और वी को उसकी ये वार्मनेस काफी अच्छी और सुकून पहुंचा रही थी। वो दोनों मदहोश हो चुके थे और एक दूसरे की आगोश में थे, लेकिन उन दोनों के इस रात को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों एक दूसरे के लिए ऑब्सेस्ड हों और एक दूसरे को छोड़ेंगे ही नहीं। अक्र गर्दन गले से होते हुए नीचे की ओर बढ़ने लगता है और उसके कमर पर आकर रुक जाता है। अक्र के वहां अपने होठ रखते ही वी मच्छर सी उठती है और उसके मुंह से काफी सिडक्टिव आहें निकलने लगती हैं, जो हद से ज्यादा सिड्यूसिंग थीं। अक्र अपना सिर उठाकर वी को देखता है, जो पूरी तरह मेल्ट हो चुकी थी। वी को देख अक्र के फेस पर मदहोशी भरी किलर स्माइल बिखर जाती है। अक्र उठकर वापस वी के ऊपर झुकते हुए वी की आंखों में देखने लगता है। दोनों ही एक दूसरे के काफी करीब थे और एक दूसरे में घुलती अपनी सांसों को महसूस कर पा रहे थे। अक्र अपने हाथों से वी के पैरों को सहलाकर उसके कान में वार्म वॉइस में बोला, अंडरस्कोर सो यू आर रेडी फॉर आवर बीस्ट नाइट। वी को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो अभी सोच ही रही थी कि अक्र फोर्स करता है और वी की दर्द से भरी आवाज गूंज उठती है, अंडरस्कोर इट्स वेरी पेनिंग। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वी ने अक्र के कंधों पर अपने नाखून गड़ाते हुए अपनी आंखें बंद किए दर्द से तड़पते हुए बोली, अंडरस्कोर प्लीज कम आउट। अक्र के दर्द से वी दर्द में रोते हुए बोली, रुको अब नहीं। अंडरस्कोर ये बोल अक्र वी को शांत करने के लिए उसे एक बार फिर डीप पैशनेट किस करते हुए उसमें घुलना शुरू करता है। कुछ देर बाद अचानक अक्र वी से दूर हो गया तो वी उसे आंसू भरी आंखों से देखती है। अक्र वहीं रखी एक रस्सी को लेकर वी के हाथ को ऊपर करके बंध देता है। वी कंफ्यूज थी तो अक्र उसके ऊपर वापस आकर बोला, मुझे पता है कुछ देर बाद तुम मुझे रोकोगी, पर मैं नहीं रुकने वाला, इसलिए मैंने अपनी तैयारी पहले से की थी। माय वोल्केनो वाइफी। वी घबराहट से आंखें बड़ी करती है, पर अक्र सच कह रहा था। कुछ देर बाद वी उसे रुकने को कह रही थी, मगर अक्र और भी ज्यादा वाइल्ड और पैशनेट हो रहा था। वी उसे जितना धीरे होने को कहती, अक्र उतना ही ज्यादा उसे फोर्स कर रहा था और वाइल्ड हो रहा था। वी के हाथ बंधे थे, इसलिए वह कुछ नहीं कर पा रही थी। पूरी रात अक्र ने वी को नहीं छोड़ा, उसे परेशान करता रहा, पर अक्र और वी एक हो चुके थे। दोनों एक दूसरे की मर्जी से एक हुए थे। वी थक कर उसी के आगोश में सो चुकी थी। रात से सुबह हो जाती है, लेकिन अक्र ने वी को नहीं छोड़ा। सुबह के 9 बज गए। अक्र उसे छोड़कर उसे देखने लगा।
उसके होठों पर न जाने वाली मुस्कान थी, क्योंकि आखिरकार उसने अपने प्यार के पा लिया था, जिसे वो कब से पाना चाहता था। दोनों इस वक्त एक ही चादर के अंदर थे। वी अक्र के सीने पर सिर रख के सो रही थी। उसके चेहरे पर सुकून भी था और दर्द भी। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल सैमपॉक स्टोरी। लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल सैमपॉक स्टोरी फॉर मोर एपिसोड्स लाइक दिस। ये देखकर अक्र धीरे से उसके माथे को चूमते हुए बोला, वोल्केनो वाइफी, यू आर माइन। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं तुम्हारे लिए क्रेजी होने लगा। अब मैं तुम्हें कभी भी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, और न ही तुम्हारे इस बदले चेहरे को हमारे बीच आने दूंगा। कहते ही वो ठंडी सांस छोड़ते हुए खड़ा हो गया। अपने कपड़े पहनने के बाद वो वी को गोद में लेकर रूम में आ गया। उसने वी को बेड पर लिटाया और वॉशरूम में चला गया। वही उनके बगल वाले रूम में ध्रुव और महिमा थे। ध्रुव टॉवल पहनकर खड़ा था। उसके और दीवार के बीच महिमा फंस चुकी थी और घबराई हुई थी। कंटिन्यू आगे जानने के लिए बने रहे। स्टोरी अपडेट के लिए व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें 111 https skeptical smiley face whatsapp.com/channel/0029 watap1hs Q 761 UC3E2F। कुछ फोटो कल डालूंगी चैनल पर। रेटिंग और रिव्यू देना ना भूले, साथ में लाइक, शेयर और कमेंट भी करें 111। थैंक यू। 74 3 साल बाद 3 साल बाद लंदन, रात का समय था। बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। बच्चे काफी जोर जोर से रो रहे थे। वही एक शानदार महल जैसे पैलेस के एक रूम में, जो बहुत ज्यादा बड़ा और शानदार था, उसके बेड पर 2 बच्चे लेटे हुए थे और जोर जोर से रो रहे थे। वो बच्चे लड़कियां थीं, क्योंकि उन्होंने फ्रॉक पहना हुआ था और दोनों के 2 चोटी बनाई गई थी। दोनों बच्चे बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहे थे। उनके ही बगल में एक और लड़की सो रही थी जो लगभग 21 साल की थी, लेकिन उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि वह पेट के बल लेटी हुई थी। उसके चेहरे पर बल थे। उन दोनों बच्चे को एक लड़का संभाल रहा था जिसकी उम्र लगभग 24 साल थी। वो लड़का पहली लड़की को उठाकर उसे अपने गोद में हिलाते हुए प्यार से बोला, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, टाइम देखो कितना हो गया है, कम से कम मुझे तो सोने दो। देखो तुम्हारी मॉम सो गई, मुझे उसके पास सोने का मौका भी नहीं मिलता। तुम दोनों हर वक्त उससे चिपके रहते हो और अब रो रहे हो। अगर तुम सो जाओगे तो मैं उसे गले लगा कर सो सकता हूँ। कहाँ मैं राजा बनने चला था और कहाँ मैं नैनी बन गया हूँ। एक जमाना था जब लोग आक्रांत ओबरॉय के नाम से डरते थे, और अब देखो, मुझे तुम दोनों से डर लगने लगा है। पता नहीं फ्यूचर में मुझे रोमांस करने दोगी थी या नहीं। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। आक्रांत इरिटेट लग रहा था, पर दोनों बच्चे शांत नहीं हो रहे थे। बगल में वी लेटी हुई थी और आराम से सो रही थी। ऐसा लग रहा था उसे कुछ सुना ही नहीं दे रहा था। आक्रांत ने इस वक्त एक लोअर और शर्ट पहना हुआ था। वह जल्दी से दोनों बच्चों को अपने एक एक हाथ में गोद में उठा लेता है। दोनों बच्चे लगभग 2 साल के थे। आक्रांत उन्हें जैसे ही गोद में उठाया, दोनों वी को देखते हुए और जोर से रोते हुए बोली, मम्मा, 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 मम्मा। आक्रांत उन्हें चुप करते हुए बोला, अरे चुप हो जाओ, अगर वो उठ गई तो मुझे मारेगी, क्योंकि मैंने ही जबरदस्ती तुम दोनों को पैदा करवाया था। क्या तुम चाहते हो तुम्हारे हैंडसम से डैडी मार खाए? नहीं ना, तो चुप हो जाओ। 1 दोनों बच्चे मुंह बनाते हुए उसे देखने लगे। दोनों के आंखों में आंसू थे। आक्रांत दोनों को लेकर खिड़की के पास आ जाता है, तो दोनों बच्चे फिर से रोने लगे। आक्रांत इरिटेट होकर रूम से बाहर जाने लगा, तो दोनों लड़कियां फिर से वी को देखते हुए चिल्लाने लगी, क्योंकि उन्हें वी के पास रहना था। आक्रांत के सर में अब दर्द हो रहा था। वह दोनों बच्चों को अपने एक एक हाथ में टांगकर घड़ी के पास ले जाता है और उन्हें समय दिखाते हुए बोला, अंडरस्को, देखो रात के 2 बजे रहे हैं, मुझे सोने दोगे या नहीं दोगे? वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल सैमपॉक स्टोरी। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल सैमपॉक स्टोरी फॉर मोर एपिसोड्स लाइक दिस। दोनों बच्चे के रोने से उसे लग रहा था उसके कान से खून निकलने लगेगा। वो दोनों को बेड पर बैठाए बोला, गलती कर दी जो तुम दोनों को पैदा कर दिया।
पता नहीं वह कौन सी मनहूस खड़ी थी जब मैंने बच्चों की जिद की थी। आक्रांत का रोने का मन कर रहा था। एक लड़की आक्रांत के पैरों को पड़ती है, फिर हाथों को और फिर खड़ी हो गई। वो अपने नाखून आक्रांत के गाल पर मार देती है। आक्रांत के गाल पर नाखून के निशान दिख रहे थे। वो अपने नाखून को रगड़ते हुए मुंह बनाकर देखते हुए बोला, मोमो शांत हो जाओ और तुम जो मुझे बहुत परेशान करती हो। दोनों बच्चों के नाम कुछ और थे, मगर आक्रांत दोनों को मोमो और जो जानबूझकर कहता था, क्योंकि वह बच्चे उसे बहुत परेशान करते थे। वो बच्चों को परेशान तो नहीं कर सकता था, मगर उनके गलत नाम लेकर उसे बहुत शांति मिलती थी। जो जाकर वी के ऊपर चढ़ गई और उसे उठाने लगी। ये देखकर आक्रांत का दिल डर से धड़कने लगा। वह जल्दी से जो को वापस अपनी गोद में लेते हुए बोला, क्यों उठा रही हो उसे, अभी वह मेरे साथ तुम्हें भी मारेगी। मार खाना है। जो अपना सिर नामे हिला देती है। आक्रांत दोनों बच्चों को बीच में लेटाकर खुद लेटते हुए बोला, देख लेना मैं उसे उठा दूंगा, मैं तो ढीठ बन चुका हूँ, मुझे मार खाने में कोई दिक्कत नहीं। पर तुम लोग मार खाओगे तो रोते रहना पूरे दिन, मैं नहीं आऊंगा बचाने। कहकर वह जानबूझकर दोनों बच्चों को वी की तरफ खींचका देता है। दोनों बच्चों के चेहरे पर डर नजर आ रहा था। दोनों पैरों के बल चलते हुए आक्रांत से चिपक गए। ये देखकर आक्रांत हंसते हुए बोला, अब लगा ना डर, अब समझ आया मुझे कैसा फील होता है। अब जल्दी से आंखें बंद करो वरना जगा दूंगा उसे मैं। दोनों बच्चे जल्दी से आंखें बंद कर लेते हैं। अब आक्रांत को थोड़ी शांति मिली थी और वह भी अपनी आंखें बंद कर लेता है। कुछ देर बाद उसे भी नींद आ जाती है। सुबह के 6 बजे वी की नींद धीरे धीरे खुल जाती है। उसे अपने शरीर पर कुछ भार महसूस हो गया था, जिस कारण उसे अपने शरीर में थोड़ा सा दर्द महसूस हुआ। वो अपनी जगह से उठने लगती है, तभी आक्रांत ऊपर लेटा था। वो वी को कस के पकड़ लेता है। वी अपनी आंखें खोलकर नजर नीचे करती है तो उसे आक्रांत का हैंडसम से चेहरा नजर आया, मगर उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल थे। वी को बहुत बुरा लगा, मगर फिर उसका चेहरा एक्सप्रेशन में सो जाता है। वह आक्रांत के बालों को सहलाते हुए बोली, मना किया था इतनी जल्दी बच्चे मत करो, मगर तुम्हारी जिद के कारण ये सब कुछ हुआ है। अब देखो कैसी हालत हो गई है तुम्हारी, ऊपर से तुम घर जाने को भी तैयार नहीं। वी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, मगर उसकी आंखों में आक्रांत के लिए प्यार नजर आ रहा था और साथ ही साथ उसे उसकी फिक्र भी हो रही थी। वह झुककर उसके माथे पर किस कर लेती है। तभी आक्रांत एकदम से आंखें खोलकर उसके ऊपर आ जाता है। ये देखकर वी हैरानी से बोली, जाग रहे हो, कल रात कितनी देर तक जगे थे। आक्रांत मुंह बनाते हुए बोला, तुम्हें तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। कहकर वह अपने सर को वी के सीने पर रगड़ने लगा। उसके ऐसा करने से वी को गुदगुदी हो रही थी, मगर फिर को आक्रांत के गालों को पकड़कर आराम से पूछती है, पहले बताओ क्या इन लोगों ने तुम्हें ज्यादा परेशान किया। आक्रांत मुंह बनाकर बोला, और क्या, मुझे बहुत परेशान किया और सोने भी नहीं दिया। देखो जो ने तो मेरे गालों पर भी मारा। इतना कहकर वह अपने गाल को दिखाता है जहां पर पंजे का निशान था। वी जैसे उस पंजे के निशान को देखती है, उसकी आंखें सख्त हो जाती है। उसने ध्यान नहीं दिया, आक्रांत अपने शर्ट को उतर चुका था और अब उसके शर्ट के सारे बटन खोलकर उसके ऊपर आ गया था। आक्रांत जब अपने सख्त हाथों को वी के गर्दन से नीचे होते हुए उसके सीने पर फेरा, तब वी को एहसास हुआ आक्रांत क्या कर रहा है। वो उसके हाथों पकड़कर आंखें छोटी करके बोली, क्या कर रहे हो। आक्रांत छोटे बच्चों की तरह मुंह बनाकर बोला, मुझे ये चाहिए, 2 महीने हो गए हैं तुमने कुछ भी नहीं करने दिया, प्लीज ना, एक बार। वी उसके गाल को खींचते हुए बोली, क्या तुम्हें लगता है इन बच्चों के होते हुए कुछ कर पाओगे। आक्रांत खुश होकर बोला, मतलब तुम मुझे नहीं रुकोगी। और यह बच्चे रात में काफी लेट सोए थे, अभी भी सो रहे हैं, दोपहर तक उठेंगे, तब तक मुझे जो करना है मैं सब कर दूंगा। वह जैसे बोला था, अचानक उसे अपने बालों में तेज दर्द हुआ।
आह, वो गुस्से में अपने सर को घुमाकर देखता है तो चौंक जाता है, क्योंकि जोजो और मोमो ठीक उसके बगल में बैठे हुए थे और गुस्से में उसे देख रहे थे। ये देखकर आक्रांत चौंकते हुए बोला, तुम दोनों इतनी जल्दी कैसे उठ गए, और रात को तो लेट सोए थे। जाकर सो जाओ। जोजो और मोमो बहुत गुस्से में लग रही थी। कंटिन्यू। Chess 75, Momo and Jojo. Welcome to my YouTube channel Sampok Story. Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel Sampok Story for more episodes like this. V इस वक्त लिविंग रूम में बैठी हुई थी। उसकी आंखों पर एक चश्मा लगा हुआ था जो उसे एक स्ट्रिक्ट लुक दे रहा था, जो कि वह हो भी चुकी थी। पहले मनमौजी थी, लेकिन इन 3 सालों में वह बहुत ही स्ट्रिक्ट हो गई थी। वो अपने एक पैर पर दूसरे को रखकर कंपनी की फाइल चेक कर रही थी। वो बहुत सीरियस लग रही थी। उसने बिजनेस सूट पहना था और अपने बालों की पोनी बनाई हुई थी, जिसमें वो बहुत ही एलिगेंट और खूबसूरत लग रही थी। किचन में शेफ ब्रेकफास्ट तैयार कर रहा था। तभी आक्रांत लिविंग रूम में आता है। उसने मोमो और जोजो को गोद में लिया हुआ था। दोनों बहुत ही क्यूट लग रही थी। दोनों ने बेबी पिंक कलर की डंगरी पहनी हुई थी और दोनों की 2 चोटी बनाई गई थी। पैरों में आवाज करने वाले जूते पहने थे। आक्रांत मोमो और जोजो को सोफे के पास खड़ा कर देता है, फिर अपने शर्ट के आस्तीन को चढ़ाते हुए वी के पास जाकर उसके माथे पर किस करके पूछता है, क्या आज जाना जरूरी है? क्या हम आज मूवी देखने चलें, एक हॉट और रोमांटिक मूवी? इतना कहते ही वह अपने जीभ को अपने होठों पर फिरता है। वी उसे घूर कर देखती है। आक्रांत एकदम से मुस्कुराते हुए बोला, मजाक कर रहा था मैं। वोल्कानो वाइफी, तुम तो सच में हर वक्त वोल्कानो बन जाती हो। उसके बाद आक्रांत अपने बालों में हाथ फेरते हुए किचन की तरफ चला जाता है। मोमो और जोजो एक दूसरे की शक्ल देखते हैं और फिर वी को, जो सीरियस होकर अपनी फाइल को पढ़ रही थी, देखने लगते हैं। मोमो धीरे धीरे चलते हुए आक्रांत के पीछे पीछे जाने लगती है। 2 साल की थी, ज्यादा तो नहीं पर थोड़ा थोड़ा चल लेती थी। मोमो के पीछे पीछे जोजो भी जाने लगती है। आक्रांत किचन में पहुंचकर सीरियस हो जाता है, क्योंकि वह भी और दोनों बच्चों के सामने ही मासूम और प्यार दिखता था। बाकी लोगों के लिए वह पुराना आक्रांत ही था। आक्रांत एक्सप्रेशनलेस भाव से शेफ से पूछता है, क्या ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है? शेफ घबराते हुए बोला, यस सर, सब कुछ रेडी हो चुका है। दोनों बच्चों के लिए मैंने मिल्क भी रेडी कर दिया है। इतना कहकर वह 2 छोटे छोटे मिल्क की बोतल को आक्रांत के सामने रख देता है। मोमो किचन के अंदर आते ही गिर जाती है। जोजो जल्दी से मोमो के हाथ को पकड़कर उसे उठाते हुए बोली, मोमो मोमो। जोजो अपने हिसाब से तो पूरी ताकत लगा रही थी और थी तो वह एक बच्ची ही। उसकी आवाज सुनकर आक्रांत का ध्यान दोनों बच्चों के ऊपर गया तो वह आंखें चढ़ाते हुए बोला, तुम दोनों गिलहरियां यहाँ क्या कर रही हो? तुम दोनों को मैंने लिविंग रूम में छोड़ा था ना, ये मेरे पीछे पीछे क्यों आई हो? इतना कहकर वह दोनों मिल्क की बोतल को उठा लेता है। मोमो अब तक उठ चुकी थी और उसका रोने जैसा मुंह बना था। वह अपने दोनों हाथों को आगे करके आक्रांत को दिखा रही थी कि उसके हाथ गंदे हो गए हैं गिरने के कारण। आक्रांत अपना रुमाल निकालकर उसके हाथों को साफ कर देता है, फिर दोनों को मिल्क की बोतल देते हुए किचन से बाहर की तरफ इशारा करके बोलता है, जाओ जल्दी से बाहर, यहाँ तुम बच्चों का कोई काम नहीं है। और हाँ, मॉम से कहना डाइनिंग टेबल पर आ जाएं। ओके। वैसे तो मोमो और जोजो आक्रांत की कोई बात नहीं मानती थी, मगर यहाँ बात उनकी मॉम की थी, इसलिए दोनों अपना सर हिलाते हुए बोली, ओते। दोनों मिल्क की बोतल पीते हुए बाहर की तरफ जाने लगी। बीच रास्ते में गिरने के बाद फिर से खड़ी होकर आगे बढ़ने लगी, क्योंकि इन बच्चों में एनर्जी कूट कूट के भरी हुई थी। सबसे पहले जोजो वी के पास पहुंची और वी के कोट को खींचते हुए बोली, मम्मा मम्मा, वो दादा। जोजो ने वी को निंग टेबल की तरफ इशारा करते हुए कुछ कहने की कोशिश की। वी ने अपने चश्मे को निकालकर साइड में रख दिया और देखा कि दोनों बच्चे मिल्क पी रहे थे। उसने अपना सर हिलाते हुए निंग टेबल की तरफ जाने का इशारा किया।
जोजो और मोमो वहीं पर बैठकर अपने मिल्क को पीने लगी। तभी मोमो की नज़र वी के चश्मे पर पड़ी। उसकी आंखों में एक चमत्कारी चमक आई। वो खड़ी हुई और सोफे को पकड़कर वी के चश्मे को उठाकर खुश होकर बोली, जोजो। वह चश्मे को लगाने की कोशिश कर रही थी। जोजो की आंखों में डर नजर आने लगा। उसने वी की तरफ देखा जो जा रही थी, फिर जल्दी से मोमो के हाथ से चश्मा लेकर सर हिलाते हुए बोली, नो नो मम्मा पिट्टी। जोजो मोमो को बताने की कोशिश कर रही थी कि अगर चश्मा टूट गया तो वी उन्हें डांटेगी, पर मोमो उसकी बात नहीं सुनती और चश्मा लेकर खुश होकर चलने लगती है। वह चश्मा लगाकर वी की तरह मुंह बनाने की कोशिश करती है और सीरियस होकर जोजो से बोली, जोजो। जोजो अपने नन्हे से हाथ को अपने सिर पर मारती है। फिर जल्दी से अपने मिल्क की बोतल को वहीं टेबल पर रखकर किचन की तरफ जाने लगी। रास्ते में फिर से गिर जाती है मगर वह दोबारा खड़ी हुई और किचन में जाने लगी। आक्रांत इस वक्त सैंडविच की प्लेट उठाकर बाहर ही आ रहा था। वह जोजो को देखकर घूरते हुए बोला, तुम फिर से आ गई। तुम दोनों मुझे हर वक्त परेशान करती हो, फिर भी तुम्हें चुंबक की तरह मुझसे चिपकना है। चलो डाइनिंग टेबल पर। जोजो जल्दी से उसके पैर को पकड़ लेती है और घबराते हुए बोली, डाडा डाडा मोमो। मोमो तोल दिया। आक्रांत को उसकी पूरी बात समझ नहीं आई, पर उसे इतना समझ आ गया था कि उसकी दूसरी बेटी ने उसकी बीवी से रिलेटेड कुछ तो किया है। उसने शेफ को प्लेट पकड़ाकर जोजो को गोद में उठा लिया और लिविंग रूम में आ गया। उसने आसपास नजरें दौड़ाईं, पर मोमो कहीं भी नजर नहीं आई। उसने थोड़ा धीरे से आवाज लगाई, मोमो वेयर आर यू। आक्रांत की आवाज थोड़ी धीमी थी क्योंकि अगर मोमो ने कुछ भी किया होता और वी ने देख लिया होता तो आज मोमो की खैर नहीं थी। दोनों बाप बेटी मोमो को आवाज लगा रहे थे। तभी आक्रांत सोफे के पीछे गया। उसे कुछ अजीब लगा। उसने अपना सर घुमाकर सोफे के पीछे देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गईं। जोजो शौक होकर अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। वी की कड़क आवाज सुनते ही आक्रांत, मोमो और जोजो डर से कांपने लगे। मोमो ने तुरंत ही वी के चश्मे को वहीं छोड़ दिया जिसका कांच बाहर निकला हुआ था। उसने चश्मे को जोड़ने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो पाई। आक्रांत के पास लिपटकर मोमो ने मासूमियत से कहा, डाडा शेफ सेफ। आक्रांत की आंखों में गुस्सा नजर आने लगा। उसने मोमो को घूरते हुए कहा, मैं क्यों बचाऊं तुम्हें? क्यों छुआ तुमने उसे? अब तोड़ दिया। चलो मैं तुम्हें हिटलर के पास लेकर चलता हूँ, तभी तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। कितनी बार समझाया था कोई भी शैतानी मत करना और अपनी मॉम के सामान को तो छूना भी मत। पता है न तुम्हारी मॉम को डिसिप्लिन में रहना पसंद है। मोमो डरते हुए आक्रांत की आंखों में अपनी बड़ी बड़ी और मासूम आंखों से देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे जो किसी भी पल उसके गालों पर आ सकते थे। उसने आक्रांत के पैर को कसकर पकड़ लिया और धीमे से बोली, डाडा। तभी उन तीनों के कानों में फिर से वी की आवाज पड़ी, क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या तुम तीनों को टाइम की कोई वैल्यू नहीं है? सुबह के 8 बज चुके हैं मगर कोई भी ब्रेकफास्ट करने को तैयार नहीं है, या फिर तुम सबका आज मन ही नहीं है? ये कहकर वी ने अपने हाथ बांध लिए। जोजो डरते हुए आक्रांत के गले लग गई और मोमो ने और भी कसकर आक्रांत के पैरों को पकड़ लिया। वी ने जोजो और मोमो को इतना डरते हुए देखकर अपनी आंखें छोटी करके बोली, अब क्या किया तुम दोनों ने? आक्रांत कुछ कहने वाला था लेकिन वी ने उसे हाथ दिखाकर रोकते हुए कहा, तुम हर बार इन्हें नहीं बचा सकते। अब बताओ क्या किया है तुमने? मोमो कंटिन्यू। Welcome to my YouTube channel Sampox Story. Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel Sampox Story for more episodes like this. Chess 76, Happy Ending. Welcome to my YouTube channel Sampox Story. Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel Sampox Story for more episodes like this. वी घूर के दोनों बच्चों को देख रही थी। फिर वह मोमो को गोद में उठा लेती है। मोमो उससे डर रही थी। फिर वी की नजरें अपने चश्मे पर गई जो टूटा हुआ था। वह अपने चश्मे को देखकर अपनी आंखें छोटी कर लेती है। उसके बाद मोमो को देखने लगती है।
मोमो अक्र को देखने लगती है कि वो उसे बचा ले। अक्र भी वी को देखता है, जो थोड़े गुस्से में लग रही थी। वो वी को समझाते हुए बोला, बेबी। मगर वी उसे बीच में रोकते हुए मोमो को देखकर बोली, क्या तुमने तोड़ा है इसे? मोमो मुंह फुलाते हुए अपना सर हाँ में हिला देती है। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वी उसके आंसू को साफ करते हुए इस बार थोड़ा आराम से बोली, तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो, जैसे मैं कोई हिटलर और तुम्हें जान से मार दूंगी। चश्मा ही तो है, मैं दूसरा ले लूंगी, पर आगे से ध्यान रखना और ऐसा कुछ भी मत करना। कहकर वह मोमो को अपने साथ लेकर जाने लगी। अक्र एक राहत की सांस लेता है। जो अपने सीने पर हाथ रख कर बोली, बच गए। अक्र मुंह बनाते हुए बोला, आज बच गए हो, इसलिए अगली बार से ध्यान रखना कि ऐसा कुछ भी ना हो। जो मुंह बना देती है। अक्र उसे लेकर डाइनिंग टेबल पर आ जाता है। मोमो वी की गोद में थी। वी उसे एक सैंडविच पकड़ा देती है और कोल्ड वॉइस में बोली, इसे खाओ। फिर वह ग्लास में मिल्क डालने लगी। वी ने देखा मोमो अभी भी कुछ नहीं खा रही, तो वह इस बार थोड़ा तेज आवाज में बोली, तुम खा क्यों नहीं रही हो? मोमो अपना सर झुकाकर बोली, सॉरी। वी कुछ नहीं बोली। अब डाइनिंग टेबल पर शांति थी। अक्र जो को ब्रेकफास्ट करवा रहा था और खुद वी कर रहा था। ब्रेकफास्ट के बाद वी अपना सामान लेती है और जाने से पहले अक्र जो और मोमो को देखते हुए बोली, तुम लोग कोई भी शैतानी मत करना। अगर घर को गंदा किया तो पूरा घर तुम्हें साफ करना पड़ेगा, समझे? तीनों ही अपना सर हिला देते हैं। फिर वी चली जाती है। उसके जाते ही मोमो खुश हो गई, जैसे उसके शरीर में जान आ गई हो। वो वहीं पड़ी एक बॉल उठाती है और अक्र की तरफ देखते हुए बोली, डा डा। अक्र मोमो को देखता है, जो ठीक से खड़ी होकर चल भी नहीं पाती थी और फुटबॉल खेलने के लिए बोल रही थी। अक्र बॉल को पकड़ते हुए बोला, पहले ठीक से चलना तो सीख लो, उसके बाद खेलना। आज तो मैं आराम से सोऊंगा। खबरदार, मुझे परेशान किया तुम लोगों ने तो। रात भर तुम्हारे कारण मैं सो नहीं पाया था। वह बॉल को वहीं पर फेंक देता है और स्टाइल से अपने बालों में हाथ फेरते हुए वहीं सोफे पर लेट गया। मोमो गुस्से से उसे देखने लगती है। वह जैसे ही एक कदम आगे बढ़ती है, लड़खड़ाकर जमीन पर गिर जाती है। उसके बाद किसी तरह उठकर खड़ी हो जाती है। वह अपनी कमर पर हाथ रख जो को देखती है। जो को भी गुस्सा आ रहा था। अचानक ही दोनों लड़कियां मुस्कुराने लगीं। जो दौड़ते हुए किचन की तरफ जाने लगती है, पर वह मुंह के बल गिर जाती है। उसके हाथ में बहुत जोर से लगी थी और घुटने में भी। वह जोर जोर से रोने लगी। अक्र जो चैन की नींद सो रहा था, अचानक जो के रोने की आवाज सुनकर वह सोफे से नीचे गिर गया। फिर गुस्से से अपना हाथ पटकते हुए बोला, तुम दोनों बच्चे हो या फिर मुझे परेशान करने के लिए पैदा हुए हो? तो वक्त की नींद भी नहीं ले सकता मैं? कितनी मुश्किल से सारा बिजनेस ध्रुव भाई को साथ दिया था ताकि मैं ऐश कर सकूं, मगर तुम दोनों मुझे जीने नहीं देते। वो गुस्से में उठकर जाने लगा। उसने देखा जो गिर गई है। पहले तो वह उसे डांटने वाला था, पर जब उसने देखा जो का हाथ लाल पड़ गया है और वह अपने हाथ को पकड़कर बहुत बुरी तरह रो रही है, तो वह घबरा गया। वह जल्दी से जो के पास जाकर उसे अपने गोद में उठा लेता है और उसके हाथ को देखता है। उसने जैसे ही जो के हाथ को छुआ, जो और जोर से रोने लगी। वह अक्र को अपने हाथ को छूने नहीं दे रही थी। अक्र घबराते हुए उसे टेबल पर बैठा देता है और उसके हाथ को पकड़ते हुए बोला, जो मुझे देखने दो पहले। वह जो के हाथ को देखता है, जो लाल होने के साथ साथ अब सूज चुका था। अक्र उसे गोद में उठाकर ऊपर जाने लगा। तभी वह पीछे मुड़कर मोमो को भी गोद में उठाकर सीढ़ियों से चढ़ते हुए रूम में आ गया। उसने जल्दी से दोनों बच्चों को बिस्तर पर बैठाया और फर्स्ट एड किट निकालकर एकदम जो के हाथ में लगाने लगा। जो अभी भी रो रही थी। मोमो उसके आंसू पोंछ रही थी। जो चुप ही नहीं हो रही थी। अक्र उसे अपनी गोद में लेकर उसकी पीठ को थपथपाते हुए बोला, शांत हो जाओ। जो को अभी भी दर्द हो रहा था।
जो अपना सर हिला देती है। अक्र का चेहरा अब कठोर हो गया था। अक्र जो के हाथ को देखता है, जो और भी ज्यादा सूज गया था। वो खुद से बोला, ये तो पहले से भी ज्यादा सूज गया है। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल सैमपॉक्स स्टोरी। लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल सैमपॉक्स स्टोरी फॉर मोर एपिसोड्स लाइक दिस। वह जो के आंसू पोंछता है और उसके माथे पर किस करके प्यार से बोला, चिंता मत करो, हम अभी हॉस्पिटल जा रहे हैं, फिर सब सही हो जाएगा। वह अपनी कार की चाबी लेता है और मोमो को भी गोद में उठाकर मिलकर बाहर जाने लगा। उसने जैसे ही बाहर का दरवाजा खोला, अचानक अपनी जगह पर ठिठक गया। उसका चेहरा और भी ज्यादा पीला हो गया। जो रोते हुए बोली, डा 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 डा। वह अपना जख्मी हाथ अक्र के सामने कर देती है। तभी अक्र अपने होश में आया। सामने खड़ा इंसान एक जोरदार पंच अक्र के मुंह पर मार देता है, पर अक्र अपनी जगह से नहीं हिला। वो कठोर आवाज में बोला, मुझे मेरी बेटी को लेकर हॉस्पिटल जाना है, बाकी बातें हम वापस आकर करेंगे, समझे? कहकर वह वहां से निकल जाता है। कुछ देर बाद अभी अक्र हॉस्पिटल के वेटिंग रूम में बैठा था। डॉक्टर ने जो के हाथ में गर्म पट्टी बांध दी थी। जो अब रो नहीं रही थी, वह अक्र के ऊपर लेटी हुई थी। मोमो भी अक्र को पकड़कर बेड पर बैठी हुई थी। वह चोरी चोरी नजरों से वहां मौजूद लोगों को देख रही थी। सामने मिस्टर ओबरॉय, मिसेज ओबरॉय, मिस्टर राणा, मिसेज राणा और ध्रुव महिमा खड़े थे। वो सभी अक्र को देख रहे थे। मोमो बहुत कार्टून देखती थी। वह सामने खड़े लोगों को कार्टून से कंपेयर कर रही थी। वो मिस्टर राणा की तरफ इशारा करके अक्र से बोली, डा डा जियान। उसकी आवाज सुनकर अक्र अपने होश में आया। वह जो के आंसुओं को पोंछते हुए पीछे मुड़कर देखता है, पर उसके चेहरे के भाव नहीं बदलते। मिस्टर राणा अपने हाथ को बांधते हुए गुस्से में बोले, उद्धरण चिन्ह, क्या तुम मुझे एक्सप्लेन करोगे कि आखिर हो क्या रहा है? ये बच्चे कौन हैं? और मेरी वी कहाँ है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे गायब करने की? तुम्हें क्या लगा तुम्हें कोई ढूंढ नहीं पाएगा? तुमने जो किया है उसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी। मिसेज राणा वी बहुत गुस्से में थी। वो आगे बढ़कर अक्र के कॉलर को पकड़कर बोली, अंडरस्कोप, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? इतने वक्त से हम अपनी वी के लिए तड़प रहे थे और तुम हमारी वी को लेकर भाग गए। पता है कितने साल हम उसके बिना कैसे रहे थे? और ये बच्चे, इनकी शक्ल मुझे वी जैसी लग रही हैं। उसे इतनी कम उम्र में प्रेग्नेंट कर दिया। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हें अंदाजा वी है तुमने क्या किया? मिसेज राणा का मन कर रहा था कि वह अक्र को जान से ही मार दे, पर अक्र चुपचाप बैठा हुआ था, क्योंकि उसने एक हाथ से जो को पकड़ा था और दूसरे हाथ से मोमो को पकड़ा था। मोमो को बहुत गुस्सा आ रहा था। मोमो गुस्से में बोली, बैड। अक्र उसके सिर पर हाथ रखकर बोला, शांत हो जाओ, अपनी बहन का ध्यान रखो। इतना कहकर वह जो को बेड पर लेटाता है। फिर मिस्टर राणा के सामने खड़े होकर अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, क्या अगर मैं वी को लेकर यहाँ ना आता तो क्या आप मुझे उसके साथ रहने देते? मिस्टर राणा एकदम से बोले, बिल्कुल नहीं। अक्र के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। वो अपने हाथ बांधते हुए बोला, यही कारण है कि मैं उसे लेकर यहाँ आ गया और किसी को भी कांटेक्ट नहीं किया। और रही बात बच्चों की, तो हमने उन्हें मिलकर पैदा किया है। अब मैं अकेले तो पैदा नहीं कर सकता। मुझे अच्छे से पता था एक दिन आप लोग मिलेंगे तो मुझे वी से अलग करने की कोशिश करेंगे, इसलिए मैंने पहले से ही अपनी तैयारी कर रखी है। आप चाहकर भी मुझे वी से अलग नहीं कर सकते। मिस्टर राणा गुस्से में उसे एक पंच करने वाले थे कि अचानक एक भारी आवाज सभी के कानों में पड़ी, यह क्या हो रहा है? सभी इस आवाज को बहुत अच्छे से पहचानते थे। मिस्टर राणा रुक गए और पीछे मुड़कर देखा तो सामने वी खड़ी थी। उसने बिजनेस सूट पहना हुआ था। उसकी आंखों पर एक चश्मा था जो उसे डोमिनेटिंग लुक दे रहा था। सभी उसे देखकर बहुत खुश हुए। मिस्टर राणा और मिसेज ओबरॉय खुश होकर वी को अपने गले से लगा लेते हैं, मगर वी चुपचाप खड़ी थी।
क्योंकि इतने सालों में वह इतना बदल गई थी कि उसे अपने इमोशंस ज्यादा दिखाना पसंद नहीं था। वी एकटक मिस्टर राणा को देख रही थी। मिस्टर राणा भी वी को देख रहे थे। वक्त जैसा थम सा गया था। हर कोई केवल वी को देख रहा था, मगर वी की नजरें सीधा जोजो पर जाकर टिकीं, जिसके हाथ पर गर्म पट्टी बंधी हुई थी। वी जल्दी से जोजो के पास जाती है, फिर अक्र से पूछती है, इसे क्या हुआ? अक्र मोमो को गोद में उठा लेता है और कहता है, वह गिर गई थी और इसके हाथ में मोच आ गई है। डॉक्टर ने कहा है इसे 1 हफ्ते तक ऐसे ही रखना है। वी जोजो को डांटते हुए बोली, कहा था ना मैंने आराम से रहा करो। फिर भी तुम्हें किसी की बात नहीं सुननी। जोजो फिर से रोते हुए वी के गले लग गई। वी कुछ ही देर में जोजो को डिस्चार्ज कराकर घर वापस आ जाती है। इस वक्त सभी घर में मौजूद थे। मिस्टर राणा अक्र से गुस्सा थे और मिस्टर ओबरॉय भी, पर ध्रुव महिमा के साथ अपने रूम में जा चुका था। ध्रुव और महिमा ने 3 साल पहले ही शादी कर ली थी। क्योंकि वो दोनों काफी वक्त पहले रिलेशनशिप में थे, मगर ध्रुव ने महिमा को छोड़ दिया था। पर 3 साल पहले जब वो दोबारा मिले, तब महिमा ध्रुव के साथ दोबारा रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती थी, मगर ध्रुव ने उसे ब्लैकमेल करके उससे शादी कर ली। पहले तो महिमा काफी गुस्से में थी, मगर धीरे धीरे ध्रुव बदलने लगा था। वो अपना सारा गुस्सा छोड़कर बहुत ही प्यार से पेश आता था और महिमा की हर जरूरत का ध्यान रखता था। इसलिए धीरे धीरे महिमा भी उसकी तरफ दोबारा अट्रैक्ट हो गई और उन दोनों को फिर से एक दूसरे से प्यार हो गया। तब से वो हमेशा एक दूसरे के साथ खुश रहते थे। अक्र ने 1 साल पहले ही ध्रुव से कांटेक्ट करके जितने भी दुश्मन वी के पीछे पड़े थे उन सबको मरवा दिया था, क्योंकि वह खुद इंडिया नहीं जाना चाहता था। इतने सालों में केवल एक ध्रुव ही था जो अक्र के कांटेक्ट में था और उसका बिजनेस संभालता था। इतने सालों में मिस्टर राणा ने भी अपने सभी दुश्मनों को खत्म कर दिया था। खासकर उन्होंने अपने और मिसेज राणा के परिवार वालों को संभाला था, जो हर वक्त उनके लिए मुसीबत खड़ी करते थे और उन्हें चैन से जीने नहीं देते थे। मगर मिस्टर राणा ने उन सभी को ऐसी साजिश में फंसाया कि आज सभी जेल में हैं। अब उनका कोई भी दुश्मन नहीं बचा था, क्योंकि उन्होंने सबको ठिकाने लगा दिया था। अभी भी एक लड़की को पसंद करता था, जिसका नाम मिली था। पहले तो वह मिली को काफी परेशान करता था, क्योंकि वह उसे पाना चाहता था, पर मिली अभी से डरती थी। एक दिन वह अभी के चंगुल से भाग जाती है, पर अभी ने उसे पकड़ लिया था। उस वक्त मिस्टर राणा वहां पर आ गए थे। उन्होंने अभी को बहुत डांटा था। तब अभी ने उन्हें बताया था कि वह मिली को बहुत पसंद करता है, पर मिली अभी को पसंद नहीं करती थी। ये सुनकर मिस्टर राणा ने मिली के परिवार वालों को बुलाया और उसे वापस भेज दिया। अभी इस चीज से बहुत गुस्से में था। वह घर छोड़कर चला गया था, पर 1 साल बाद वह वापस आ गया था। मिस्टर राणा ने उसे समझाया कि अगर मिली सच में उससे प्यार करती है तो वह वापस आएगी, पर ऐसा कभी नहीं हुआ। मिली ने कभी अभी को कांटेक्ट नहीं किया और ना अभी ने आज तक कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर देखा, क्योंकि मिली वह पहली और आखिरी लड़की थी जिसे वह पसंद करता था। सब कुछ सही हो चुका था। वी के समझाने के कारण मिस्टर और मिसेज ओबरॉय अभी और मिसेज राणा समझ चुके थे। वो अब अक्र से नाराज नहीं थे। 20 दिन निकल चुके थे। सभी लोग बहुत खुश थे। इस बीच जोजो भी ठीक हो चुकी थी और फिर से अपनी शैतानी से अक्र को परेशान करने लगी थी। अक्र उसे चाहे जितना घर के बड़ों के पास छोड़कर वी के साथ रोमांस करने की कोशिश करता, पर हर बार जोजो और मोमो उसके रोमांस में खलल डाल देती। लेकिन अभी तक मिस्टर राणा अक्र से नाराज थे। मिस्टर राणा इस वक्त हॉल में बैठे न्यूज़ देख रहे थे। तभी अक्र मोमो को गोद में लेकर उनके पास आकर बैठ गया। ये देखकर मिस्टर राणा उसे इग्नोर कर देते हैं। अक्र के एक हाथ में कॉफ़ी थी। वह मिस्टर राणा को कॉफ़ी देते हुए अपने गले को साफ करके बोला, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप मुझे माफ़ कर दें? वैसे भी आपको मेरे जैसा दामाद कहीं नहीं मिलेगा जो आपको झेल सके। मेरे कहने का मतलब है, अपना सारा काम धंधा छोड़कर आपकी
बेटी की सेवा कर सके। आपको नहीं लगता आपको मुझे एक्सेप्ट कर ही लेना चाहिए? आखिर आप क्यों इतने नखरे दिखा रहे हैं? मिस्टर राणा उसे घूरते हुए बोले, तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हें थैंक यू बोलूं? अक्र अपने कंधे ऊपर करके बड़े ही एटीट्यूड से बोला, बिल्कुल। आपको मुझे थैंक यू कहना चाहिए। आखिर आपकी बेटी को हर कोई नहीं झेल सकता है और अब तो आपके पास दो दो प्यारी प्यारी नातिन हैं। आपको उनके साथ खेलना चाहिए ताकि मैं अपनी बीवी के साथ थोड़ा चैन से रह सकूं। वैसे आप चाहें तो मैं आपसे माफ़ी भी मांग सकता हूं। वैसे मैंने आज तक अपनी बीवी के अलावा और किसी से माफ़ी नहीं मांगी है। बस आप मुझे उसके साथ रहने दीजिए और मेरे लिए मुसीबत मत बनिए। मिस्टर राणा उसे घूरते हुए बोले, मैं तुम्हें बस अपनी बेटी के लिए सह रहा हूँ, क्योंकि वह तुमसे प्यार करती है। अगर मैं तुम्हें एक्सेप्ट ना किया होता तो क्या तुम मेरी आंखों के सामने बैठे होते? समझे? और तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं था तुम लंदन में छुपे बैठे हो? ये सुनकर अक्र मुंह बना लेता है, क्योंकि वह अच्छे से जानता था कि मिस्टर राणा को पहले से सब पता था। पर फिर भी वो चुप बैठे थे, क्योंकि वो उनकी लाइफ में दखल नहीं देना चाहते थे। और इंडिया में कई दुश्मन बढ़ गए थे, इसलिए वो कभी लंदन नहीं आए थे, ताकि किसी को भी पता ना चले कि वी लंदन में हैं। अक्र खुश हो गया था। वह मोमो से बोला, मोमो, ये तुम्हारे दादाजी हैं, तुम्हारे यंग दादाजी। वैसे बूढ़े तो नहीं लगते हैं, पर फिर भी तुम उनके साथ खेल सकती हो। ये घोड़ा बनकर तुम्हें अपने ऊपर बैठाएंगे। ये कहकर वह मोमो को उनके गोद में बैठा देता है और भागते हुए अपने रूम में चला जाता है। मिस्टर राणा बस हल्का सा मुस्कुरा देते हैं। मोमो उनके हाथ में पकड़ी कॉफी को पकड़ लेती है, तो मिस्टर राणा उसे टोकते हुए बोले, ये गर्म है, इसे तुम जैसे बच्चे नहीं पी सकते। मोमो का मुंह बन जाता है, तो मिस्टर राणा हल्का सा हंस देते हैं। हर कोई यह सब देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। उनके बगल में मिस्टर ओबरॉय भी जोजो को गोद में लेकर बैठ जाते हैं और वो सब टीवी देखने लगते हैं। अक्र भागते हुए रूम में गया। इस वक्त वी नहाकर बाहर निकली थी। उसने शॉर्ट्स और शर्ट पहना था। वह जैसे ही मिरर के सामने खड़ी हुई, अचानक अक्र उसे गोद में उठाकर बेड पर बैठा देता है और उसे कस के गले लगाते हुए बोलता है, बेबी, आज तो तुम नहीं बचोगी। वी उसे घूरते हुए बोली, ये क्या है? आक्रांत मुस्कुराकर बोला, ये मेरा प्यार है बेबी, अब तो सब सही हो गया है और अब हमारे रोमांस में कोई खलल नहीं डालेगा। वह आंख मार देता है और वी को लेकर बेड पर लेट गया। वी मुस्कुराते हुए उसके गले में बाहें डाल देती थी, फिर उसके गालों को सहलाते हुए बोली, चलो फिर फन करते हैं। आक्रांत हैरान था। वी उसे एक झटके से पलटकर अपने नीचे दबा लेती है और अपनी ड्रेस को रिमूव करती है। तुम्हें क्या लगता है रोमांस करना सिर्फ तुम्हें ही आता है? हम लड़कियां क्या बेवकूफ़ होती है? वी अपनी शर्ट को उतारने के बाद आक्रांत की शर्ट को भी उतार देती है और उसके ऊपर आकर उसे किस कर लेती है। आक्रांत अपनी जगह पर लेटा था क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी वी ऐसा बोल्ड कदम उठाएगी, वरना वही हमेशा रोमांस के पीछे पड़ा रहता था। वी उसे तब तक नहीं छोड़ती जब तक आक्रांत की सांस नहीं रुक जाती। आक्रांत हाफते हुए बोला, अंडरस्कोर, तुम तो बहुत अच्छा किस करती हो। एक मिनट, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम एक लड़का को और मैं एक लड़की, जिसके साथ तुम जबरदस्ती करने वाली हो। वी डेविल स्माइल करके बोली, ओ हनी, मैं वी राणा हूँ, जो लोगों को अपनी मुट्ठी में करके रखती है, तो तुम्हें कैसे जाने दूँ? तुम्हें तो मैं अपनी बीवी बनाकर रखूंगी और जबरदस्ती भी करूंगी। वी आक्रांत के हाथ को अपने सीने पर रख देती है और झुककर आक्रांत को वापस से किस करने लगी। आक्रांत से ज्यादा वी बेकाबू लग रही थी। कुछ ही देर में पूरा रूम रोमांस से भर जाता है। बेड के नीचे दोनों के कपड़े पड़े थे और दोनों सिर्फ एक चादर के अंदर एक दूसरे को प्यार कर रहे थे। आज जोजो और मोमो उन्हें परेशान करने के लिए नहीं थी, इसलिए आक्रांत वी पर हावी होना चाहता था, पर वी ही उस पर हावी हो गई। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल सैमपॉक्स स्टोरी। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल सैमपॉक्स स्टोरी फॉर मोर एपिसोड्स लाइक दिस।
फाइनली फिर से दोनों एक हो गए। कुछ दिन बाद मिस्टर राणा ने एक पार्टी रखी जिसमें वह वी और आक्रांत के रिश्ते को ऐलान करने वाले थे, पर उससे पहले ही वी ने पूरा कंट्रोल महेश्वरी खानदान पर पा लिया था और आज भी वह उस कंपनी की मालकिन थी। मिस्टर माहेश्वरी भी सभी के साथ में रहते थे। सभी बहुत खुश थे। अब सभी लोग लंदन में शिफ्ट हो चुके थे। वी कंपनी जाती थी और काम संभालती थी। उसके साथ मिस्टर राणा, मिस्टर माहेश्वरी और मिस्टर ओबरॉय के साथ ध्रुव भी अपने अपने ऑफिस में काम करते थे। इकलौता आक्रांत ही था जो पूरे घर को संभालता था। दोनों बच्चों को संभालने के साथ साथ वही पूरा काम करता है और ऑफिस ही तो बिल्कुल नहीं जाता है, चाहे जो हो जाए। वो तो पूरे घर का हेड भी बन चुका था, लेकिन दोनों बच्चे आज भी उसे बहुत परेशान करते थे। ऐसे ही सभी की जिंदगी बीत रही थी। सभी अपनी जिंदगी में खुश थे। एक दिन वी दोनों बच्चों को गोद में लेकर टेरेस पर खड़ी थी और बाहर का नजारा देख रही थी। आक्रांत पीछे से आकर उसे गले लगा लेता है और प्यार से बोला, सोचा नहीं था तुमसे इतना प्यार हो जाएगा बेबी, पर आज देखो ये शैतान भी हमारी जिंदगी में है। जोजो और मोमो घूर के उसे देखती है तो वी मुंह बनाकर बोली, तुम कभी तो इनका नाम लिया करो, हमेशा जिया और मिया का नाम बिगाड़ते हो। आक्रांत दोनों बच्चों के नाक को खींचते हुए वी के गालों पर किस करके बोला, अंडरस्को कितना अच्छा नाम है जोजो और मोमो, और तुम तीनों को खुश होना चाहिए कि मैं इतना संस्कारी हूँ जो अपनी बीवी और अपने बच्चों का नाम नहीं लेता। इतना संस्कारी इंसान तुम तीनों को कहीं नहीं मिलेगा। वी बस हल्का सा मुस्कुरा देती है। वो पीछे मुड़ी और दोनों बच्चों से बोली, अपनी आंखें बंद करो। दोनों बच्चे जल्दी से अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। तभी वी अपने पंजों के बाल खड़ी हुई और एकदम से आक्रांत को किस कर लेती है। आक्रांत भी उसे किस कर लेता है। ये शाम का टाइम था। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा था और दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। दोनों बच्चे चोरी चोरी उन्हें देख रहे थे। आक्रांत कुछ देर बाद तीनों को ही गले लगा लेता है और अपने आंख से बंद कर देता है। उसके दिल की धड़कन काफी बढ़ चुकी थी। इस वक्त वो बहुत खुश था अपनी लाइफ में। उसे फर्क नहीं पड़ता था कि उसने अपनी कंपनी छोड़ दी और अब घर पर रहता था, बल्कि वह तो खुश था अपनी बीवी और बच्चों के साथ। वी भी आक्रांत से बहुत प्यार करती थी, क्योंकि जरूरी नहीं कि प्यार को हमेशा शब्द में बताया जाए। जितना वक्त बीतता था उतना ही दोनों का प्यार और भी ज्यादा गहरा होता था। सभी परिवार वाले ये देखकर खुश थे। ये खुशियां ऐसे ही इनकी जिंदगी में बनी रहे, बस यही हमारी दुआ है। द एंड। हेलो फ्रेंड्स, मुझे पता है स्टोरी खत्म होने से सभी लोग दुखी होंगे क्योंकि ये मेरी मैं भी हूँ स्टोरी थी। बट 15 दिन पहले ही ये स्टोरी पॉकेट नॉवेल की तरफ से बंद हो गई थी, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। व्यू भी ठीक थे फिर भी बंद कर दी इन्होंने। बेल आप मेरी न्यू स्टोरी ट्राई करिए, रीबर्थ ऑफ माई बेबी गर्ल। नहीं प्लीज, तुम मर सकते हो, एक लड़की रोते हुए सामने खड़े एक लड़के से कह रही थी। ये है लविशिका माहेश्वरी, जिसे लव भी कहते हैं। लव जो एक शाय, हार्टलेस और क्यूट लिटिल गर्ल थी। उसे पैदा होते ही उसके घर वाले नदी के फेंकाते हैं, पर सालों बाद वो वापस आई कई राज अपने दिल में दफन किए अपने लिटिल क्यूट बेटे दिव्य के साथ, जिसके नस नस में ही शैतानी भरी हुई थी, पर किसी को नहीं पता वो कौन है और लव को मम्मा क्यों कहता है। दूसरी तरफ है द्रांश रंधावा खानदान का छोटा बेटा, जिसे बचपन से ही एक बीमारी है जिसके चलते वो किसी को नहीं छू सकता। इसलिए शादी होने के बावजूद भी लव ने आज तक उसे नहीं देखा और न ही वो उसके सामने कभी आया। बस अफवाहें सुनी है कि वो बहुत ही हार्टलेस और गुस्सैल है। लव को कभी लगा ही नहीं कि उसका कोई हस्बैंड है, पर जिस तूफानी रात लव और दिव्य को मारा गया, फाइनली मारने से पहले पहली बार लव ने अपने पति की झलक देखी, पर लव कभी समझ नहीं पाई कि क्यों द्रांश ने उसके लिए अपनी जान दी, जबकि वो कभी मिले भी नहीं। क्या लव जान पाएगी सच? क्या रीबर्थ के बाद ले पाएगी बदला? किसने मारा उसे? कौन है दिव्य का पिता? जानने के लिए पढ़े रीबर्थ ऑफ माई लिटिल बेबी गर्ल सिर्फ पिकेट नॉवल पर।
https skeptical smiley face pocketnovel.onelink.me/tso/92y03lcl. Welcome to my YouTube channel Sampox Story. Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel Sampox Story for more episodes like this.